नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज ही हमारी यूपी ट्रिपल पैट 2023 के लिए जीके की 31वीं क्लास है, जहां पर आज हम आगे के जीके के 25 क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो दोस्तों, अगर बात की जाए हर्षवर्धन की, तो ये कन्नौज से पूर्व कहाँ के शासक थे? तो ये थे थानेश्वर के। ठीक है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ के राजा थे? तो ये थे थानेश्वर के। चलिए दोस्तों, आज हम इनके बारे में कुछ रिवीजन करेंगे। पहले हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखिए क्या है। तो देखो, जो हर्षवर्धन के पिता का नाम था, तो इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और इनकी माता का नाम था यशोमती। ठीक है, हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन और माता का नाम क्या था? तो वो था यशोमती। इनकी बहन राजश्री और इनके भाई का नाम राज्यवर्धन था। ठीक है, हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? राजश्री, और भाई का नाम क्या था? राज्यवर्धन। 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए हर्षवर्धन कितने वर्ष की आयु में थानेश्वर की गद्दी पर बैठे, तो ये बैठे थे 16 वर्ष की आयु में, और इन्होंने 606 ईस्वी से लेकर 647 तक शासन किया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शासनकाल आपको याद रखना है, पूछे गए हैं कई बार। तो देखिए, हर्षवर्धन जो थे, इन्होंने 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया। हर्षवर्धन और पुलिकेशन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बताइए वह कौन सा शासक था जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो वो था पुलिकेशन द्वितीय। और ये युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था नर्मदा नदी के तट पर। और यही एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है। तो देखिए, हर्षवर्धन और पुलिकेशन द्वितीय के मध्य जो हुए इस युद्ध की जानकारी है वो ऐहोल अभिलेख से प्राप्त हुई है। ठीक है, हर्षवर्धन और पुलिकेशन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी और पुलिकेशन द्वितीय जीत गए थे। और इस युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इस युद्ध की जानकारी मिलती है ऐहोल अभिलेख से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो चीनी यात्री हुएनसांग था ना, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा। तो बताइए वह कौन व्यक्ति था या वह कौन चीनी यात्री था जिसने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा? तो वो था हुएनसांग। कौन था भाई? हुएनसांग। और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और हुएनसांग को क्या कहा जाता है? तो इसे वर्तमान शाक्यमुनि और यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, हुएनसांग ने हर्षवर्धन को क्या कहा? शिलादित्य। और हुएनसांग को क्या कहा जाता है? तो इसे वर्तमान शाक्यमुनि और यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट है। तो देखिए, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये जो 3 नाटक हैं, तो ये संस्कृत भाषा के हैं और इनकी रचना किसने की? तो ये कि हर्षवर्धन है। ठीक है, अब बताइए हर्षवर्धन ने कौन कौन से नाटकों की रचना की? तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटकों की। हर्षवर्धन को शकलोत्तर पतनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, हर्षवर्धन को शकलोत्तर पतनाथ भी कहा गया है। और हुएनसांग ने इसको क्या कहा था? तो हुएनसांग ने कहा था शिलादित्य। ठीक है, और हुएनसांग को क्या कहा जाता था? तो हुएनसांग को यात्रियों में राजकुमार और वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में आयोजित किया करता था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा का आयोजन कहाँ करता था? तो ये करता था प्रयागराज में। कहाँ पर भाई? प्रयागराज में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए, जो अंतिम मुगल सम्राट पहले कौन थे? तो वो थे बहादुर शाह जफर। ये पॉइंट याद रखना है। या तो यहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय भी कह सकते हैं या इनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी रंगून में। कहाँ पर हुई थी? रंगून में। 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों ने इन्हें बंदी बना ली, तो उन्होंने इन्हें फिर रंगून भेज दिया था और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की गई? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई ये की गई थी बदायूं ने। ठीक है, जो बदायूं था, इसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, जो भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत हुई थी वो थी 1872 में। कब हुई थी? 1872 में। उस समय वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड मेयो। कौन था भाई? तो वो था लॉर्ड मेयो। ये आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा।
निम्नलिखित में से किसके मध्य पूना समझौता हुआ था? तो दोस्तों जो पूना समझौता हुआ था ये हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य में। किसके मध्य? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य। चलिए जानते हैं। तो देखिए मैं आपको पूना समझौता पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ जाननी जरूरी है जिसका नाम है सांप्रदायिक पंचाट। अब बताइए सांप्रदायिक पंचाट क्या था? तो देखिए पहले इसको जानो, फिर आपको पूना समझौता बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आ जाएगा। तो देखिए हुआ क्या था कि भीमराव अंबेडकर जो थे इन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग की। यानी कि ये चाहते थे कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं इन्हें एक अलग जाति घोषित कर दिया जाए और इनका जो निर्वाचन है वो अलग कर दिया जाए, और जिसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेवजे मैकडोनाल्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, इसे किसके द्वारा स्वीकार किया गया? तो उससे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो रेवजे मैकडोनाल्ड थे इन्होंने स्वीकार कर लिया, और इसे ही सांप्रदायिक पंचायत कहा जाता है। देखो हुआ क्या था, जैसे जो भीमराव अम्बेडकर जी थे ये चाहते थे कि जो अनुसूचित जनजाति और जाति के जो लोग हैं इनका जो निर्वाचन है या इनका जो इलेक्शन है वो अलग हो, मतलब इनका एक सेपरेट इलेक्शन बना दिया जाए। जैसे मुस्लिमों का हो, जैसे मुस्लिम होते, हिंदू थे, तो ये चाहते थे कि जो दलित हैं ये भी एक अलग सा जाति घोषित हो जाए और फिर इनका अपना क्या कहते हैं चुनाव हो और इसमें इन्हीं के प्रतिनिधि भाग लें, और कोई भी कास्ट का, ठीक, चाहे हिंदुओं में चाहे वो किसी भी वर्ण से आता हो, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, वो उसमें भाग ना ले पाए, केवल दलितों के ही लोग भाग लें और दलित लोग ही वोट करें और दलितों का ही प्रतिनिधि इसमें चुना जाए। तो ये भीमराव अम्बेडकर जी चाहते थे। तो इन्होंने पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग की, ठीक है, जिसको ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो रेवजे मैकडोनाल्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो इसे ही क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक पंचाट। क्या कहा जाता है भाई? सांप्रदायिक पंचाट। अब पढ़ो भाई पूना समझौता, जो अभी मैं आपको बता रहा था। तो देखो पूना समझौता ये हुआ क्या था? तो इसको देखो, इसको गांधी अम्बेडकर समझौता भी कहा जाता है, और ये हुआ था 1932 ईस्वी में। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। तो देखो हुआ क्या, देखो जब जो सांप्रदायिक पंचायत की जब मांग की भीमराव अंबेडकर ने, तो महात्मा गांधी ने इसको मना कर दिया, क्योंकि महात्मा गांधी इसके पक्ष में नहीं थे। महात्मा गांधी ये जानते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि अगर दलितों को एक अलग जाति घोषित कर दिया गया तो इस तरह से हिंदुओं में भी आपस में फूट पड़ जाएगी। क्योंकि देखो इससे पहले अंग्रेज़ क्या जाते थे, अंग्रेज़ जानते थे कि फूट डालो और राज करो की नीति थी अंग्रेज़ों की। तो पहले तो अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुसलमानों को आपस में बांटा, जिससे इस देश की जो एकता है वो कम हो गई और अंग्रेज़ों के कार्य करना आसान हो गया। अंग्रेज़ हम पर शासन करते रहे। अब वो क्या कर रहा है? वो हिंदुओं को बांट रहे हैं। तो ये महात्मा गांधी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि अगर निर्वाचन पद्धति की अगर अलग हो गया तो अब जो हिंदू हैं वो भी आपस में बढ़ जाएंगे, और इस तरह से फिर अंग्रेज़ शक्ति है वो और देश में मजबूत हो जाएगी। तो इसलिए गांधी जी क्या थे? इसके विरोध में। अब पढ़ते हैं क्या है। तो देखिए सांप्रदायिक पंचायत के समय गांधी जी पूना की यरवदा जेल में बंद थे। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए जब सांप्रदायिक पंचायत हुआ था तो गांधी जी किस जेल में बंद थे? तो ये थे पूना की यरवदा जेल में बंद थे। और महात्मा गांधी चाहते थे कि अंबेडकर जो है वो सांप्रदायिक पंचायत को वापस कर दें, जिसके लिए गांधी ने भूख हड़ताल कर दी। तो इसके लिए गांधी ने बाकायदा भूख हड़ताल करी थी, और इस प्रकार 26 अक्टूबर को गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर बीच पूना की यरवदा जेल में समझौता हुआ, और इसे ही कहा जाता है पूना समझौता। देखो गांधी जी उस समय देश का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुके थे। ठीक है, इस समय जो गांधी थे देश का बहुत बड़ा चेहरा बन चुके थे, और जो गांधी जी निर्णय लेते थे वो एक तरह से समझिए पूरे भारतवर्ष का निर्णय होता था। तो जब गांधी ने भूख हड़ताल कर दी और गांधी जी अनशन पर बैठ गए, तो भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर एक प्रेशर पड़ा। उन्होंने सोचा कि अगर गांधी जी को और कुछ हो गया तो यहाँ के जो देशवासी वो मुझे बाहर निकाल के रख देंगे, क्योंकि गांधी जी की एक छवि ऐसी थी कि मतलब जो पूरे भारतवर्ष की छवि है, मतलब जो गांधी जी निर्णय लेते थे वो सब लोग मानते थे। तो इसलिए वो सीधी थी गांधी जी टक्कर नहीं लेना चाह रहे थे इस मामले में, क्योंकि अब उनका देखो विरोध भी होने लगा। जब गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे तो फिर भीमराव अम्बेडकर का जगह जगह विरोध होने लगा। खासकर उनके जो मानने वाले थे वो भी इस चीज़ में विरोध में आ गए, क्योंकि अगर महात्मा गांधी को अगर उस समय कुछ हो जाता तो भीमराव अम्बेडकर समझ चुके थे कि फिर तो इन्हें कोई सुनने वाला है नहीं और इनका भी हाल बहुत बुरा होगा। तो इस वजह से भीमराव अम्बेडकर फिर महात्मा गांधी के पास में चले गए, और इन दोनों के मध्य में समझौता होता है। कहाँ पर? पूना की यरवदा जेल में। अब इस समझौते में निर्णय क्या निकलता है? तो देखिए इस समझौते के अनुसार भीमराव अम्बेडकर ने सांप्रदायिक पंचायत को वापस कर दिया, यानी कि जो पृथक निर्वाचन पद्धति जो इन्होंने मांग की थी और जिसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेवजे मैकडोनाल्ड द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया था, लेकिन उसको फिर ये वापस कर देते हैं, और गांधी जी इन्हें केंद्रीय विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की जो पहले 71 सीटें थी उससे बढ़ाकर 146 कर देते हैं। ठीक है, तो फिर ये निर्णय निकलता है कि फिर इसकी सीटें बढ़ा दी जाती हैं, और यहाँ पर वो कहते हैं ना कि जब दो लोग जब विरोध हो तो फिर बीच का फिर रास्ता निकाला जाता है। तो फिर यही एक बीच का रास्ता निकला, और इसे ही कहा जाता है पूना पैक्ट या पूना समझौता। तो ये भाई तो ये कब हुआ था? तो ये किस किस के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था
गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? पूना की यरवदा जेल में। कहाँ पर हुआ था भाई? पूना की यरवदा जेल में। इसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1932 में। अब आपको बताओ सब कुछ समझ में आया नहीं आया? इसीलिए मैंने आपको पहले सांप्रदायिक पंचायत समझाया। सांप्रदायिक पंचायत क्या था? तो ये था कि भीमराव अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग की, जिसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेबजे मैकडोनाल्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो इसे ही सांप्रदायिक पंचायत कहा गया। फिर इसका विरोध महात्मा गांधी ने किया, और फिर महात्मा गांधी और इनके बीच में एक समझौता होता है, जिसे पूना समझौता कहा जाता है या गांधी अम्बेडकर समझौता कहा जाता है। ये हुआ था 26 अक्टूबर को 1932 को। ठीक है, फिर इस समझौते के अनुसार भीमराव अम्बेडकर ने सांप्रदायिक पंचायत को वापस कर दिया, और गांधी जी ने केंद्रीय विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की सीटें 71 से बढ़ाकर 146 कर दी। तो मैं आशा करता हूँ ये वाला आपको पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जो मुक्त भारत समाज है इसकी स्थापना की थी वीर सावरकर ने। ठीक है, किसने की थी? वीर सावरकर ने। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्लास कैसी लग रही है। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो उस समय इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? दोस्तों ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी पैट 2021 में पूछा गया था। तो भाई जब सुभाष चंद्र बोस जी थे, इन्होंने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो फिर इस पद का जो प्रस्ताव है या फिर इसका अध्यक्ष कौन बना? तो वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको याद रखना, कौन बने थे भाई? तो ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बांध भारत का सबसे लंबा बांध है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे लंबा बांध है ये है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। ये किस नदी पर है? तो ये है आपका महानदी नदी पर। किस नदी पर है? तो ये महानदी नदी पर। और किस राज्य में? तो ये है उड़ीसा राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सीमाएं कुल कितने देशों के साथ लगती है? दोस्तों यहाँ पर जो सीमा है ये स्थलीय सीमा की बात हो रही है। ठीक है, जलीय सीमा इसमें नियम ने सम्मिलित की है, ये सिर्फ और सिर्फ स्थलीय सीमा की बात हो रही है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कुल मिलाकर कितने देशों के साथ में लगती है? तो वो लगती है आपके 7 देशों के साथ में। कितने देशों के साथ में? 7 देशों के साथ में। अच्छा कौन कौन से देश हैं? तो सबसे पहला है आपका अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। कितने? 7। कौन कौन से? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो ये पूरे आपके 7 देश हैं, और इन 7 देशों के साथ में भारत की स्थलीय सीमा लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो देखो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछा जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की? तो वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो दोस्तों जब वर्ष 1991 में जो आर्थिक सुधार किए गए थे तो उस समय भारत के वित्त मंत्री थे श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। कौन थे भाई? तो ये थे श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अच्छा भारत के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव जी। कौन थे भाई? तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव जी। तो ये आपको दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसका मूल उद्देश्य है व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना। ठीक है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? तो वह है व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता की रक्षा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सरकारी भाषा हैं वो है अंग्रेजी है, चीनी है, रूसी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है और अरबी है। तो यानी कि ये सभी भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषा है। कौन कौन सी? अंग्रेजी, चीनी, रूसी, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अनुसंधान संस्थान जरूर पूछे जाएंगे तो इसलिए इसको अच्छे से याद रखें, मैंने बहुत सारे करा दिए आपको। बताइए हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान है ये है आपका प्रयागराज में। कहाँ पर स्थित है? तो ये है प्रयागराज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुरस्कार से जरूर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। बताइए गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार है ये है आपका पत्रकारिता से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो यह है आपका पत्रकारिता से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है?
तो दोस्तों जो आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये है छत्तीसगढ़ राज्य में। किस राज्य में है? तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य में। चलिए, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज हम इनका रिवीजन करेंगे। तो बताइए भाई, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दोस्तों जो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है ये है आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। साइलेंट वैली बहुत पूछा जाता है, तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है आपका केरल में। कहाँ पर है? केरल में। केरल में एक जगह पड़ती है पलक्कड़, उधर है। चलिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है आपका उत्तराखंड में। ऐसी केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये है आपका मणिपुर में। और ओमकारेश्वर, यहाँ पर ओमकारेश्वर होगा, तो ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है भाई? तो ये आपका मध्य प्रदेश में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंबलडन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जो आपकी विंबलडन ट्रॉफी है ये है टेनिस से संबंधित। किससे संबंधित है? तो ये है टेनिस से संबंधित। चलिए, बहुत बार हमने इन ट्रॉफीज़ का रिवीजन किया है, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अभी। बताइए, सुप्रीम कोर्ट के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है इसके गठन का वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में। किस में भाई? तो यह है अनुच्छेद 124 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों ये रासायनिक सूत्र और जो केमिकल नेम होते हैं यानी कि रासायनिक नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हर बार पूछे जा रहे हैं पैट में। तो ध्यान रखें कि जो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH2CONH2। क्या होता है भाई? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। अच्छा, यूरिया का रासायनिक सूत्र तो हमने पढ़ लिया, अब बताइए इसका नाम क्या है? तो इसका नाम होता है कार्बामाइड। ठीक है, जो इसका रासायनिक नाम है तो इसका रासायनिक नाम है कार्बामाइड। अच्छा बताइए, चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूने का रासायनिक सूत्र है CaO। क्या है भाई रासायनिक सूत्र? वो है CaO। और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसी एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है C2H5OH और इसका रासायनिक नाम है एथिल एल्कोहल। क्या नाम है भाई? एथिल एल्कोहल। मंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मंड का जो रासायनिक सूत्र है वो है C6H10O5। क्या है भाई? C6H10O5 और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है स्टार्च। क्या है भाई रासायनिक नाम? तो वो है स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताइए किलिमंजारो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों आपका जो किलिमंजारो ज्वालामुखी है ये है तंजानिया में। कहाँ पर है? तो ये है तंजानिया में। चलिए, कुछ और जानते हैं। बताइए, माउंट पोपा ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये है आपका म्यांमार में। ऐसे ही कोटोपैक्सी आपका ज्वालामुखी ये किस में है? तो ये है इक्वाडोर में। और जो मोनालोआ ज्वालामुखी है तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, जो मोनालोआ ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर बार। बताइए, रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों जो रोम है ये है टाइबर नदी के किनारे। ठीक है, रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है आपका टाइबर नदी के किनारे। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए काहिरा किस नदी के किनारे है? तो भाई काहिरा है आपका नील नदी के किनारे। ठीक है, और सिडनी किस नदी के किनारे? तो सिडनी आपका डार्लिंग नदी के किनारे और पेरिस है आपका सीन नदी के किनारे। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये तो बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस पर स्टार जरूर बना लेना। द रेस ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों जो द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक है इसके लेखक है मिल्खा सिंह जी। कौन है भाई? तो ये है मिल्खा सिंह जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो दोस्तों जो नेपाल का राष्ट्रीय पशु की अगर बात की जाए तो ये है गाय। ठीक है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चपचार कूट त्यौहार मनाया जाता है? तो दोस्तों जो चपचार कूट त्यौहार है ये मनाया जाता है मिजोरम में। ये आपको याद रखने हैं, त्यौहार बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जितने भी उत्सव हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की परीक्षा में तो विशेष रूप से मिलते हैं। तो भाई जो चपचार कूट त्यौहार है तो ये मनाया जाता है मिजोरम राज्य में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताइए विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो विश्व युवा दिवस है ये मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बताइए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है और आपको एकदम रटा हुआ होगा, तो बताना राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ये मैं जो ही बच्चा आंसर देगा उसका मैं नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, और फिलहाल हमारा विश्व युवा दिवस मनाया था 12 अगस्त को। चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे मई के महत्वपूर्ण दिवस का रिवीजन।
बताइए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 1 मई को। ऐसे विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 1 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई और विश्व अस्थमा दिवस भी आपका 3 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया था 8 मई को और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये मनाया था आपका 11 मई को। अब तो मैं आशा करता हूँ ये सारे आपको दिवस रट चुके होंगे, मई वाले भी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया था आपका 12 मई को और विश्व परिवार दिवस ये मनाया था आपका 15 मई को। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई और विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है आपका 22 मई को। कब मनाया था भाई, तो ये मनाया था 22 मई को। चलिए नेक्स्ट है हमारे विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया था आपका 23 मई को। ऐसे ही राष्ट्रमंडल दिवस मनाया था आपका 24 मई को। विश्व थायराइड दिवस 26 मई, माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया था आपका 31 मई को। अब तो ये सभी आपको याद हो गए होंगे। चलिए अगला बताइए विश्व दुग्ध दिवस, तो ये मनाया था आपका 1 जून को। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को और विश्व महासागर दिवस और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस तो ये मनाया था आपका 8 जून को। चलिए नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, भाई कौन सा है देखिए, बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया था 12 जून को। ऐसे विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। विश्व पवन दिवस 15 जून और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस तो ये मनाया था आपका 15 जून को। विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून को मनाया था और अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस 18 जून को। और विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को। ठीक है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया था, तो वो मनाया था 20 जून को। नेक्स्ट है विश्व संगीत दिवस, तो ये मनाया था 21 जून को और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया था 21 जून को। ऐसे विश्व मानवतावादी दिवस भी मनाया था 21 जून को। ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया था। कब मनाया था भाई ओलंपिक दिवस, याद रखना, तो ये मनाया था 23 जून को। ऐसे नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस, तो ये मनाया था आपका 26 जून को। और राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस 28 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया था और अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस तो ये मनाया था 29 जून को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस, तो ये मनाया था आपका 30 जून को। कब मनाया था अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस, तो ये मनाया था 30 जून को। चलिए अब पढ़ते हैं भाई जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। बताइए जीएसटी दिवस कब मनाया था, तो ये तो जुलाई की 1 तारीख को ही मनाया था, तो जीएसटी दिवस मनाया था 1 जुलाई को। ठीक है, और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस तो ये भी 1 जुलाई को मनाया था और चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस तो ये मनाया था आपका 1 जुलाई को। अगला है विश्व खेल पत्रकार दिवस, तो ये मनाया था 2 जुलाई को। और विश्व यूएफओ दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जूनोज दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है और विश्व चॉकलेट दिवस मनाया था 7 जुलाई को। एक बार फिर से इनका रिवाइज करो, जीएसटी दिवस 1 जुलाई, विश्व राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई और चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस 1 जुलाई। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई, विश्व यूएफओ दिवस 2 जुलाई, विश्व जूनोज दिवस 6 जुलाई और विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, तो राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है 9 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए विश्व दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस तो ये मनाया जाता है आपका 18 जुलाई को। एक बार फिर से रिवाइज करो, राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस 9 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, मलाला दिवस 12 जुलाई, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस 17 जुलाई और अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। बताइए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया था आपका 20 जुलाई को। और अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस भी 20 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व हेमेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया था और विश्व मित्रता दिवस मनाया था आपका 30 जुलाई को। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई, विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई, ठीक है, विश्व मस्तिष्क 22 जुलाई और कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई और विश्व मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हर हमारी क्लास ऐसे ही आपको मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको जो भी स्टडी मटेरियल जो भी फ्री में चाहिए हो तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई। और हाँ एक बात और, किस किस ने क्वेश्चन का आंसर दिया था पिछली क्लास में, तो एक तो दिया था भाई ध्रुव सिंह जी ने, ठीक है, ध्रुव सिंह ने पिछले क्लास का आंसर बिल्कुल सही दिया था।
और एक है नीतू पटेल, ठीक है, एक है नीतू पटेल जी, इन्होंने भी आंसर बिल्कुल सही दिया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।